हमें इस बात से डर नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बुरा अपने बारे में सोचने की सलाहियत हमारे पास इनबिल्ट मौजूद है। यानी हम खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स को जानते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता। वी आर टू हार्ड ऑन आवर सेल्व्स। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा कि मैं इससे बेहतर कर सकता था। ये एक ख़ास पर्सनैलिटी टाइप होती है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। और दूसरा ये कि जब हम सेल्फ जजमेंट से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास भी दिलाया जाता है कि दूसरे लोग भी हमें जज कर रहे हैं, यानी द फेमस जुमला कि लोग क्या कहेंगे। तो ये अपने कहने और लोगों के कहने, अपने सोचने और दूसरों के सोचने की बैलेंस करने में हम जो इतना सारा अपने ऊपर वेट डाल लेते हैं, बोझ डाल लेते हैं, आइए ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा अनस। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड उनसे हम हमेशा ही बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपके साथ मौजूद हैं फरहान अहमद, जो कि एक रेडियो जॉकी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू फरहान आपके भी यहाँ मौजूद होने का। इसके अलावा जी सफ़िया कासिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं एंड शी इज़ टू एन एजुकेशनिस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच सफ़िया जी कि आपने वक्त निकाला। सफ़िया जी, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ, मुझे ये बताइए कि हम क्यों घबराते हैं लोगों की जजमेंट से? यानी ये जो जुमला है कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारे लिए हमारे सरों पे एक तलवार की तरह क्यों होता है? सिद्रा, मेरे ओपिनियन में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से कंडीशन कर दिया जाता है कि आप गंदी बच्ची हो, देखो वो आपको देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे। आप गंदे बच्चे हो, वो आपको क्या कहेंगे। सही। सो हम हमें बचपन से इस चीज़ पे कंडीशन कर दिया जाता है, इसलिए हम उसी चीज़ को सारे वक्त डिफेंड करते रहते हैं कि मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ या गंदा बच्चा नहीं हूँ। एंड आई हैव टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, अपने अम्मा अब्बा की, अपने बाकी लोगों की। तो हम उस चीज़ को डिफेंड करने के चक्कर में सारा वक्त लगे होते हैं, और अगर हम हमारे अंदर कोई बुराई भी होती है या कोई कमज़ोरी भी होती है तो उसको छुपाने के एक सिलसिले में हम अपने ऊपर एक एक बहुत अच्छा सा एक जिसको कहते हैं खुद को ड्रेस कर लेते हैं या कोट कर लेते हैं। इनफैक्ट एक बहुत मज़े की रिसर्च है, मैं यहाँ पे ज़रूर सिद्रा आपके साथ उसको शेयर करूँगी, कि उसमें ये कहते हैं कि इसी से वो लिंक है कि जो लोग अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं, और सेल्फ असेसमेंट में अक्सर लोग अपने आप को कवर कर लेते हैं इस चीज़ से कि वो अपने आप को बहुत हाई दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, या जैसे आपके वर्क प्लेस में जो सेल्फ असेसमेंट्स होती है, तो जो अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव करने की कोशिश करते हैं या बहुत अच्छा एवेल्युएट करते हैं, दे आर यूजुअली डिल्यूजनल पीपल। यू आर सो राइट अबाउट दैट सफ़िया, क्योंकि हाल ही में आई वॉज एट अ वेलनेस कॉन्फ्रेंस और मैंने देखा कि वहाँ पे एक IT रिलेटेड कंपनी ने एक सर्वे उनके तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा कि आप अपनी वेलनेस को, और उसके मुख्तलिफ उन्होंने एंगल्स रखे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स रखे कि उस पर अपने आप को कैसे रेट करते हैं। तो उनमें से एक एस्पेक्ट था मेंटल। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मेंटल के अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही, क्योंकि मेंटल और इमोशनल इन्होंने अलग किया हुआ था। तो लिटरली मेंटल के अंदर उन्होंने लिखा था स्लीप। एंड आई वॉज सरप्राइज, यानी दिस इज़ अ रूम फुल ऑफ, यहाँ पे 200-300 ख़वातीन मौजूद थी कराची शहर की, और उन्होंने 4 में से यानी 4 पॉइंट्स अगर मैक्सिमम है अपने आप को स्लीप के ऊपर, यानी नींद की क्वालिटी, नींद की क्वांटिटी के ऊपर 3.8 तक कलेक्टिव दिया हुआ था। आई वाज लाइक ये कौन लोग हैं भाई जिनकी नींद पूरी हो रही है, ये तो बहुत ही डिल्यूजनल बात हो गई। लेकिन ब्रिंगिंग दिस टू यू ताहिरा, मुझे ये बताइए कि 2 तरह के लोग होते हैं, और बड़ी अच्छी बात इस वक्त सफ़िया ने सेल्फ एनालिसिस के ऊपर की कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट किस तरह करते हैं। जो लोग हाइपर क्रिटिकल होते हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और अपने आप को बहुत हार्शली जज करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो अपने आप को जैसे इन्होंने कहा कि डिल्यूजनल होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा तसव्वुर कर रहे होते हैं और अपने रवैये के बहुत सारे एरियाज़ उनके लिए ब्लाइंड होते हैं, दे आर ब्लाइंड स्पॉट्स एंड दे हैव नो आइडिया। इन दोनों पर्सनालिटीज़ में क्या फ़र्क है? देखें, फ़र्क तो आपने बता दिया है। जो सिमिलैरिटी है मैं वो बताऊं तो अच्छा। दोनों का ही रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसको फैक्चुअल बेस्ड जो है ना एवेल्युएशन करें, कि आपको पता हो कि ठीक है इतना मैं कर सकता था, इतना मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया। हमारे यहाँ इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के अंदर सिमिलैरिटी होती है कि दोनों का फैक्चुअल जो बेस रियलिटी कांटेक्ट नहीं होता। इनको ये नहीं पता होता कि हकीकत में जो इन्होंने किया है वो अप टू द मार्क था या बिलो द मार्क था। दोनों ही डिल्यूजनल हैं, जैसे सफ़िया ने भी कहा। जहाँ हम फ़र्क की बात कर रहे हैं, देखिए फ़र्क यह है कि अगर आप सेल्फ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हैं तो आप ग्रेजुअली परफेक्शनिस्ट की तरफ जा रहे हैं,
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिलूजनल हैं और आपके अंदर एक ग्रेंडियोसिटी है जिसमें आपको लगता है कि जी मैं एक अजीम शख्स हूँ या मैं बेहतरीन हूँ और आप बेहतर नहीं हो रहे, तो उसमें ये होता है कि आप बेहतर होने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि आपने पहले ही एज्यूम कर लिया। इसकी मैं एक मिसाल ये भी दूंगी कि हमारी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है विक्टिम मेंटेलिटी। तो अगर आपके जहन में पहले ही ये चीज़ आ गई है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ लोगों ने गलत किया है, बहुत दफ़ा आपने सिद्रा अपने सर्कल में भी सुना होगा, बहुत से लोग अपनी नाकामी को या अपनी खामी को या अपनी ज़िंदगी की कमी को बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डाल देते हैं। लोग इस तरह थे, रिश्तेदार ऐसे थे, मौका नहीं मिला। एग्जैक्टली। सो वो वजह ये होती है कि चूँकि आपने अपनी फेयर इवेल्युएशन की ही नहीं, आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को या अपने बेंचमार्क को देखा ही नहीं, तो आपने अपनी शख्सियत में बेहतरी भी नहीं लाई। लेकिन अगर आप सारी ज़िंदगी यही समझते रहेंगे, यही स्ट्रगल करते रहेंगे कि मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी एक इस्तराब की कैफियत बड़ी कॉमन रहती है। आप मुतमईन नहीं हो सकते। इत्मीनान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रियलिटी से कांटेक्ट हो, हकीकत की बेस के ऊपर फैक्चुअल बेस आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम तो ज़रूर हो, लेकिन उसके लिए आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म या इतना ज़्यादा भी मॉनिटरिंग ना कर लें कि आप ही सुकून में ना आ सकें। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग कब और कैसे होती है? अभी आप लोगों ने जैसे कहा कि हम हर बुरी बात जो अपने बारे में समझते हैं या सोचते हैं, जैसे किसी को लगता है कि उसकी नाक खूबसूरत नहीं है, या वो बहुत कामचोर है, या वो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, ये वो तमाम बातें होती हैं जो बचपन में आपको एज अ फीडबैक दी जाती हैं। फरहान, ऐसी कोई बात जो बचपन में शायद आपके दिमाग में डाल दी गई हो और आपको बहुत काम करना पड़ा हो उस थॉट को ब्रेक करने के लिए, उस कंडीशनिंग को दूर करने के लिए, क्योंकि लोग आपको ये बताया गया कि भाई लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे करते हो, लेकिन आपने रियलाइज़ किया हो कि लोग आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे और ये खामखा सिर्फ आपका ख्याल है? बिल्कुल। आप जहाँ तक जो अभी बचपन के हवाले से बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे यहाँ का एक मुआशरे में ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि हमारे वालिदैन जो है वो शुरू से, मतलब जब हम पैदा होके और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बोलना चलना सीखते हैं, मुआशरे का हिस्सा बनना सीखते हैं, तो उसी वक्त से इस कदर रोक टोक हमारे मुआशरे में आम हो गई है, हमारे वालिदैन की तरफ से, हमारे असातिज़ा किराम की तरफ से। तो जो बच्चे की शख्सियत है वो इब्तिदा ही में मस्क होकर रह जाती है। मतलब उसके अंदर एक खुद एतमादी की कमी आ जाती है। उसे यही नहीं लगता कि वो जो कुछ कर रहा है सही है, या वो लोगों को जो है वो खुश कर सकता है, या ख़ुद को खुश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में जो एक वालिदैन का किरदार है, जो असातिज़ा किराम का किरदार है, वो ख़ासा अहम होता है, माने ख़ेज़ होता है। उसमें हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा हमारे साथ बचपन में होता आया है। अच्छा फरहान, मैंने अक्सर ये देखा है और आजकल ख़ास तौर पे ये बात की जा रही है कि लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगियाँ इतनी इत्मीनान के साथ नहीं हैं, खुश नहीं हैं इतनी ज़्यादा, और आए दिन लोग बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स के झगड़ने की वजह से भी जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो कम होता है, वर्ल्ड व्यू बिगड़ जाता है? एक बच्चा जिसके वालिदैन हर वक्त लड़ रहे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, वो किस किस्म के परसेप्शन के साथ उसकी उठान होगी और क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी शख्सियत पे? देखिए, जो बच्चे बचपन से ही घर के माहौल में लड़ाई झगड़ा फसाद, मैं समझता हूँ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने अपने बड़े मामलात को बैठ कर तय करने के बजाय उस पर चीख पुकार करके वालिदैन जिस कस्म का जो है रवैया बच्चों के सामने लाते हैं, वो बच्चों पे मनफी असरात ही मरतब करता है। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात करना चाहूँगी तायरा, ये क्विक आपका कमेंट एंड देन वील टेक अ ब्रेक, कि जैसे हमने कहा ना कि हम दूसरों की जजमेंट से घबराते हैं, हमें ये फ़िक्र होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमारी नज़र होती है उनकी खामियों पर। अगर एक बच्चा एक ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा हो जहाँ दोनों वालिदैन एक दूसरे की खामियों को ऊंचा उसके ऊपर बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, और सिर्फ एक दूसरे की खामियां जताई या बताई जा रही होती हैं, तो क्या असर पड़ता है पर्सनालिटी पर? देखिए, आपने दुनिया को और रिश्तों को, लोगों को इसी नज़रिए से देखना शुरू कर देना है जिसमें आपने पहले खामी फोकस करनी है और उसके बाद खूबी करनी है। कमी पे फोकस करना है और उसके बाद जो आपके पास मौजूद है उस पे फोकस करना है। जो ग्रेटिट्यूड वाली बात है वो वहाँ से निकल जाती है। आपका ज़िंदगी का, दुनिया का, रिश्तों को देखने का परसेप्शन ये हो गया कि क्या नहीं है और क्या हो सकता था। तो ये जो डिप्रीवेशन होती है, जो डिप्राइव माइंडसेट होता है, ये आपको ज़िंदगी में मुतमईन नहीं होने देता और खुश नहीं होने देता, क्योंकि आपके पास जो है उसकी आपको कदर ही नहीं, उसके बारे में बात नहीं हुई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ बच्चों के सामने हम सबसे ज़्यादा
ज़्यादा केयरलेस होते हैं। अगर हम बच्चे के सामने किसी की तारीफ़ भी करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि वो आज कितना गोरा लग रहा था, उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है। हम या ज़्यादा फंक्शनैलिटी पे बच्चे को भी जब तारीफ देते हैं या उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कहते हैं कितना अच्छा बच्चा ही मेरी बात सुन रहा है। तो आप रीइंफोर्स कर रहे होते हैं कि जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम कारामद नहीं हो, तुम मुझे प्लीज नहीं कर रहे, तो तुम अच्छे नहीं हो। और वहीं से बुनियाद पड़ती है पीपल प्लीजिंग की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कि हमारी अपनी खामियां और दूसरों की खामियां हमारे नज़र में, हमारे फोकस में आती कैसे, इस पे बात करते हैं। कॉलर भी वेट करें। और ख़ास तौर पे जो सेल्फ जजमेंट और दूसरों की जजमेंट है, उससे आप अपने आप को आज़ाद कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये नहीं है कि आप इससे मुकम्मल आज़ादी हासिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा कोई आपका रवैया हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। हमें ज़रूरत होती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, एक कम्यूनिटी के अपने कवायद होते हैं, कुछ इक़्तिदार होती हैं, और अगर आप उनको कम्प्लीटली फॉरगो कर देंगे तो आप और ज़्यादा अनहिंज महसूस करेंगे। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हम इन चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, अनसेड रूल्स हमारे लिए इतने रेडिकलाइज हो जाते हैं, इसकी कई मिसालें हमें माशरे में मिलेंगी। आप कई चीज़ों की अंधी तकलीद इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। आप अपने घरों में अगर शादी की तकरीब करनी है तो आपको लगता है कि ज़रूरी है बहुत बड़ी तकरीब होनी चाहिए और उसके अंदर 5 खाने होने चाहिए, जस्ट बिकॉज़ यू फियर जजिंग। आप रिवायतों के नाम पर जब बड़ा सारा जहेज़ देते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली बर्डन आउट करते हैं, इमोशनली बर्डन आउट करते हैं, लेकिन ये वो सारे अनसेड रूल्स हैं जो शायद हमारे जहन में बनाए गए हैं। ये रोल्स हमें असाइन किए गए हैं एंड टाइम टू टाइम इनको क्वेश्चन करना ज़रूरी है, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। कॉलर से बात करते हैं, फिर यही बात मैं अपने पैनल के पास लेके आऊँगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सिद्रा, आप तो सारी बातें खुद ही कर देती हैं, तो कॉलर के लिए तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं है, और बहुत सबक आमोज टॉपिक है आपका। बात दरअसल ये है कि माशरे की बीमारी जो है ना, वो यही है कि अपनी गलतियां इम्तियाज पे डाल दो, जावेद पे डाल दो, उस पे डाल दो, उस पे डाल दो, खुद वो बन गए बेफिक्र फरिश्ता बन गए। तो ऐसे में होती है गड़बड़। और दूसरी बात ये, जो माशरे में लड़ाई झगड़े की आप जो बात कर रही है ना सिगरा मैम, हमारा बढ़ते रोजगार है ना, तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम, जिनके घर में प्रॉब्लम्स है ना माशी तौर पे, मैंने देखा है 90% वहाँ फटे होते हैं। तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आपके इस टॉपिक से कोई सबक सीखे, और बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तरीके का ये टॉपिक होता है, और आपकी प्रोग्राम में आपके टॉपिक ही आपकी वो है। और दूसरे चैनल वाले भी खट से आधे घंटे में इसके डुप्लीकेट मारते हैं, कॉपी मारते हैं, तो ये भी आपकी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आप जब बात कर रहे थे मैं मुस्कुराए इसलिए रही थी, आपने कहा जी इतनी सुलझी हुई और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है। मेरी स्क्रीन पे जो इस वक्त फ़िक्रे चल रहे हैं, मैं चाहूँगी कि पीसीआर में मौजूद मेरी टीम ज़रा उसके ऊपर नज़रसानी करे। हम दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में क्यों रहते हैं? खुदा के वास्ते ये मेरा ना स्टाइल है ना ये मेरा मिजाज है, इस फ़िक्रे को बदल दीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये किसके जहन की इख्तरा है, लेकिन ये सर्टनली हम ये वाली गुफ्तगू यहाँ पे नहीं कर रहे। हमने इंटेलेक्चुअल्स को, एजुकेशनर्स को बुलाया हुआ है, तो प्लीज़ ये ज़रा चेंज कीजिए। हमारे साथ सफ़िया मौजूद हैं। जी सफ़िया, क्या कहेंगी, दूसरों की जजमेंट से हम डरते क्यों हैं? कई दफ़ा जो अनसेड रूल्स होते हैं कि जी हमारी फुप्पो हमारे बारे में क्या सोचेंगी, या तुम्हारी इस बात से तुम्हारी सास नाराज़ हो जाएंगी, ये जो अजम्पशंस हैं ये हम क्यों लेकर चलते हैं? सिद्रा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये ज़रूर मेंशन करूँगी, आप इससे पहले डिस्कस करी थी कि हम बहुत जल्दी लोगों को लेबल कर देते हैं। जो हम लेबल करते हैं ना, उसके लिए, और स्पेशली आपने जो मेंशन किया था कि जो घरों के अंदर पेरेंट्स जब इस किस्म की बात कर रहे होते हैं तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम लोगों को लेबल करें, उनकी किसी एक एक्ट के ऊपर या किसी एक इंसिडेंट के ऊपर लोगों को लेबल ना किया जाए। एक पैटर्न को देखा जाए कि क्या कोई इंसान किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसका वो एक्ट क्या रिपीटेडली हो रहा है। अगर वो एक्ट रिपीटेडली हो रहा है तो फिर वो उसकी खामी है। अगर कोई एक इंस्टेंस हो गया तो उसके ऊपर वो उसकी खामी नहीं होती। दैट कैन जस्ट बी वन ऑफ रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी। अच्छा, आप क्यों समझती हैं सफ़िया कि एक ख़ास तासुर किसी के बारे में परसेप्शन हमने बनाया है कि ये शख्स बहुत धीमा है, ये शख्स बहुत हार्ड वर्किंग है, इस शख्स का मिजाज बहुत अच्छा है, इस शख्स को अपने हुनर पे मुकम्मल दस्तरस हासिल है, लेकिन फिर अचानक एक दिन हम देखते हैं कि उस इंसान का ऐसा लगता है कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ और वो एक्सप्लोड कर गया, और वो बहुत ही ऐसे अंदाज में एक्ट कर रहा होता है जो उसकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल मुतरादिफ है, और उसको ये परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
वो क्या होता है, आप इसको अंडरस्टैंड कैसे करती हैं? वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद एक एक बिल्कुल ही ऑपोजिट रद्द अमल है, ये गुस्सा है, ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे समझें? ये भी हो सकता है जो आपने कहा कि एक ऑपोजिट रद्द अमल हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि वो इस इंसान की पर्सनैलिटी नहीं थी, हमने उसको उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दिया विदाउट जजिंग दैट पर्सन एंड विदाउट इवेल्युएटिंग दैट पर्सन। उसको हम समझे ही नहीं, और उसकी किसी एक अमल की वजह से हमने उसको उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दिया कि जी ये फलाना इंसान जो है ये बहुत धीमा है, या बहुत कोई भी उसके साथ किसी भी इसकी एक मिसाल मैं अब देती हूँ, और आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें लर्नड हेल्पलेसनेस होती है ना। जैसे ताहिरा, हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस होते हैं, और हमने कहीं ना कहीं माशरती तौर पे इसकी स्पेस बना ली है कि चले मर्द को गुस्सा आता है तो इट्स नॉर्मल, उसने हाथ भी उठा लेता है। ये नॉर्मल नहीं है, सही नहीं है, लेकिन हमने स्पेस बना ली है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम अगर ताहिरा ये सुनते हैं कि किसी खातून ने गुस्से में आके मर्द पे हाथ उठाया, तो हम उसको बहुत ज़्यादा मायूब समझते हैं। हम समझते हैं दिस इज़ अ मेजर डील ब्रेकर। हम कभी कभार ये भी नहीं ध्यान में रखते कि हो सकता है उसने 4 दफ़ा मार खाई हो, 5वीं दफ़ा उसने अपने दिफा में हाथ उठाया हो। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? बिकॉज अगेन जैसे आपने कहा, हमने ये जो सांचे बनाए हैं वो किस बेसिस पर बनाए हैं? अपनी प्रेफरेंस की बेसिस पर बनाए हैं। हमने ह्यूमन इमोशंस की बेसिस पे नहीं बनाए। इमोशन तो यही कहते हैं ना, अगर आप किसी से 4 दफ़ा पीटेंगे या आपको कोई पीट रहा है तो आप उसको पलट के जवाब देंगे, रिगार्डलेस आप किस भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हमने ये सोसाइटी का नोशन बना लिया है कि अगर ये होगा तो ठीक है, और औरत बर्दाश्त करे, औरत सब्र करे। इसमें मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हमने मजलूम औरत को ग्लोरीफाई कर लिया है। मतलब अगर अच्छी औरत आपने बनना है तो आप मजलूम है, तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग हेडेड या इंडिपेंडेंट है तो उसको हमने बुरा समझ लिया है। मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर इसकी दोबारा एम्फेसिस करना चाहूँगी कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने आप को जज कर रहे हैं, एक जो दूसरों को जज कर रहे हैं। देखें, जजमेंट है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी को कुछ गलत करते देखा है तो आपने ये तस्लीम करना है कि वो गलत कर रहा है। हमारे यहाँ 2 एक्सट्रीम आ गए हैं सिद्रा। अब बहुत सारे लोग गलत को गलत भी नहीं कहते, ये कह के कि उसको जज नहीं करो। बट ताहिरा, कैन आई स्टॉप यू राइट देयर? मुझे ये भी तो बताएं कि कई दफ़ा ये भी तो होता है, और ये हमारे माशरे में बहुत आम है, कि गलत किसके मुताबिक, एग्जैक्टली दीनी एतबार से, माशरती एतबार से, या सिर्फ ये कि मुझसे मुख्तलिफ। आप कई दफ़ा देखें कि आपके इसी पॉइंट पर आ रही थी कि बहुत दफ़ा वी आर रेज्ड इन अ सर्टेन वे। हमारी तरबियत एक तरह से होती है, हमने घर में एक तरह का माहौल देखा होता है, हमारे लिए वो ठीक हो जाता है। हमें लगता है कि उससे जो भी मुख्तलिफ है वो गलत है। देखिए, बहुत सारी गलत या बुराई, अगर हम बीइंग अ रिलीजियस उससे बात करें या साइकोलॉजिकली भी बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट्स कहलाती हैं, ट्रुथ्स कहलाती हैं, क्राइम कहलाता है। अगर आप उस दायरे के अलावा कुछ भी बात करते हैं तो लोग आपसे मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं। हर शख्स गलत नहीं हो सकता। ये बड़ा अहम है। अगर मैं ये बात फ़रहान के पास लेके जाऊँ, फ़रहान, जैसे पहनावे पे बहुत ज़्यादा बात होती है। ख़वातीन को उनके चॉइस ऑफ क्लोथ्स, चॉइस ऑफ अटायर पे जज किया जाता है। अगर वो लिपस्टिक लगाए या मेकअप करे वाइल वेयरिंग अ हिजाब, तो लोग कहते हैं भाई हिजाब का क्या फ़ायदा है, अगर तुमने उसी तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो वी आर वेरी कन्फ्यूज दैट वे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर वो वेस्टर्न अटायर में होती है तब भी हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये जो जजमेंट है सोसाइटी की, बिलखुसूस आपके लिबास को लेकर, इस पे आपकी राय क्या है? हमें क्यों शॉक करता है? हो सकता है आपसे मुख्तलिफ हो, लेकिन क्या हमसे मुख्तलिफ होने का मतलब है कि अगला शख्स गलत है? देखिए सिद्रा, आप जिस तरीके से अभी एक पॉइंट रेस कर रही हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि हमने अपने माशरे को एक बिल्कुल अलग जो है वो ट्रेंड पर सेट कर लिया है। अगर हम इस्लामी माशरा ख़ुद को कहते हैं तो हमें ये भी तो जानना चाहिए कि दीन इस्लाम का मग़ज़ क्या है। दीन इस्लाम का मग़ज़ तो अखलाक़ियात पर मबनी है। अगर अखलाक़ियात को हम गौर करते हैं, हम अखलाक़ियात को अगर हम पढ़ते हैं, तो फिर हमें तो नज़र ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने किसी पर इस किस्म की तनक़ीद की हो जो उसके सीधे दिल पर जाकर लगे। तो हमने अखलाक़ियात को पीछे यानी पसे पुश्त डालकर जो है वो दीन इस्लाम की एक अलग शक्ल जो है वो ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि एशियाई ममालिक में और बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान में जो है। लेकिन आप समझते हैं कि जो जजमेंट आ रही है, जो इट इज़ फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, यानी हमारा जो एक कहते हैं ना कि एक महवर कि जिसके ज़रिए हम डूज एंड डोंट्स बनाते हैं इन आवर सोसाइटी, जी हाँ, इज इट रिलीजन बेस्ड? अगर ऐसा है तो फिर तो आपको बहुत सारा तजाद और नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो फसाद की एक जो है वो फ़ज़ा कायम हो चुकी है, वो सिर्फ इसीलिए कि हम
मजहबी बुनियाद पर आप देखें, अगर किसी ने जो है वो अगर मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़रा सा कोई जो है वो कदम उठाया तो हम उसे कायल करने के बजाय सीधा उस पर जो है वो फतवा जारी करते हैं उस पर। चलें जी, अगर हमारा दुनिया को देखने का जो लेंस है, जो फ़िल्टर है, पर्सपेक्टिव है, इट इज़ ड्रिवन फ्रॉम इस्लाम यानी हमारा दीन, तो फिर तो बहुत सारी और जो तज़ाद माशरे में या कॉन्फ्लिक्टिंग राय मौजूद है उसको हम करेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उसको हम क्यों नहीं आसान कर पा रहे। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, एक अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर कहावत है कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, यानी वो लोग जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं उनके माजी में भी हो सकता है कुछ तारीख पहलू हों, और वो जिनको आप बिल्कुल ही गया गुजरा समझते हैं हो सकता है उनको हिदायत का रास्ता मिल जाए और उनकी काया पलट जाए। लेकिन जजमेंट जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मकसद ही ये है कि जब हम खुद एक मंतकी फ़ैसले तक पहुंच जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि नहीं भाई इस शख्स का कोई फ्यूचर नहीं है या ये एतबार के काबिल नहीं है, या उसको किसी भी अंदाज़ में जज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप जजमेंट ना करें कि आप सही और गलत की तफरीक ख़त्म कर दें। ये बात डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। सफ़िया, जब हम किसी को कहते हैं ना कि डोंट जज, तो बेसिकली सुनने में ऐसा महसूस होता है या किसी हद तक ये बात सही है कि हम उसकी बुराई को एक स्पेस दे रहे हैं, हम उसकी बुराई के लिए एक अहाता खींच रहे हैं कि भाई ये इसकी निजी ज़िंदगी है या इसकी पर्सनल चॉइस है, ये झूठ बोलता है या किसी इखलाकी बुराई का अगर शिकार है तो आप जज ना करें, इसको जीने दें। इस पे आप क्या कहेंगी? तो फिर सही और गलत की तालीम कैसे दी जाए नई नस्ल को? सिद्रा, मेरा ये ख्याल है कि हम जब लोगों को जज करते हैं ना, सो ऑनेस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, हम एक्चुअली किसी को जज इस पे नहीं कर रहे होते कि रिलीजन क्या कहता है या सोसाइटी क्या कहती है। एनीथिंग जो मुझे लगती है ठीक नहीं है और वो अगर आपने कर ली है तो मैं आपको जज करूँगी, या अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ कर ली है जो आपको लगती है कि ठीक नहीं है तो आप मुझे जज करेंगी और फिर उसको आप उस सांचे में बिठाने की कोशिश करेंगी, चाहे वो रिलीजन में बैठ जाए, चाहे वो सकाफत में बैठ जाए या कल्चर में बैठ जाए, किसी में भी बैठ जाए। मुझे तो कभी कभी लगता है सफ़िया कि छुपी हुई ख्वाहिशें भी होती हैं। यानी आप एक देखें कि एक होम मेकर खातून जो चाहती है कि मेरे पास भी इतनी आज़ादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, वो कभी कभार वर्किंग वुमेन को जज कर रही होती हैं कि भाई ये तो अच्छी औरतें नहीं है ना, तो घर पे ध्यान नहीं दे रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। तो उस वक्त जो है ना, ये वाली बात बैठती है कि डोंट जज पीपल बिकॉज यू वांट पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। उस वक्त ये बात आती है कि आप लोगों को जज ना करें। और वो जो जैसे अभी आपने एक बात कही है, बिल्कुल वही बात है कि जैसे उर्दू में कहते हैं कि मुर्दे को पता होता है कब्र का हाल, इसी तरह द वेयर नो वेयर द शू बाइट्स। तो उस इंसान की उस एक्ट की वजह क्या है या उसने उस पर्टिकुलर तरीके से क्यों बिल्कुल सफ़िया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको एक और मिसाल के साथ लेके चलती हूँ फरहान। हमारे यहाँ एक और जजमेंट जो बड़ी आम है वो ये कि हम किसी भी सरमायादार या अमीर इंसान के बारे में ये तासुर रखते हैं कि इसने कोई दो नंबरी की होगी, कोई गलत काम करके ही पैसे कमाए, वरना हम देखो हलाल कमाने वाले, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो ये जो जजमेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने माशरे में जो एक ट्रेंड सेट किया ना, वो ये सेट किया कि तनकीद करते रहिए, ख़ुद को, अपने आप को जो है वो हम एनालाइज़ नहीं करते, जज नहीं करते। एक आम और मशहूर मक़ूला है कि तनकीद करते रहने वाले शख्स की मिसाल उस मक्खी के जैसे है जो सारा साफ़ जिस्म छोड़कर सिर्फ गंदगी पर, ज़ख्म पर बैठना पसंद करती है। तो हमने जो है वो इस किस्म के लोग प्रोड्यूस कर दिए, यूँ कह लें कि मक्खियाँ प्रोड्यूस कर दी हैं। आज मक्खियों पे बड़ा जोर है भाई, अभी मैंने डीएसके से हटाया, तुम ले आए हो मक्खियाँ दोबारा। फरमाओ, आगे बताएं, बात कंप्लीट करें। इस किस्म के प्रोड्यूस कर दिए हैं माशरे में किरदार के जो लोगों पर सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, उन्हें अपने आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। चले जी, अब आखिरी फ्यू मिनट्स ताहिरा जी, इसमें अपने आप की इस्लाह कैसे करें? यानी ये बड़ा अहम है कि चलें माशरे की प्रॉब्लम्स हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि तनकीद करने वाले अक्सर वो लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कमी, अपने लैक ऑफ अचीवमेंट को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ये कह कर के भाई हमने कुर्बानी ज़्यादा दी है, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है, या हमारे प्रिंसिपल्स की वजह से हम वो नहीं कर रहे जो दूसरे कर रहे हैं। देखिए, प्रोजेक्शन है ना, आप अपने ज़ात की कमी को, एहसासात को, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको आप जनरलाइज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जहन में एक फ़्रेम है, सही गलत एक अलग चीज़ होती है, यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात
जो क्राइम है, जो इलीगल चीज़ें, हम उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन हम एक सर्टेन तरीके से तरबियत पाते हैं। हमने अपने घर में, अपने माहौल में, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी जिनको या तो हम बहुत पसंद करते हैं, हमें लगता है यही ठीक है, या हम इतना नापसंद करते हैं कि हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। या तो सिमिलैरिटी से ही बहुत खौफ आ रहा है, या जो डिफरेंस है उसको हम कमतर समझते हैं। ये चीज़ समझना। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था यूनिवर्सल ट्रूथ्स का। हाँ। मुझे कैसा लगता है कि पाकिस्तानी माशरे में जिस अबतरी का हम शिकार हैं, हमने कई यूनिवर्सल ट्रूथ्स को सस्पेंड कर दिया है। झूठ बोलने की स्पेस बना दी है, लेट होने की स्पेस बना दी है, बल्कि हमने उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि उसकी बड़ी वजह ये है कि हमें जो कन्वीनियंट था, जो मेरे लिए मुझे फ़ायदेमंद था, हमने उसको हाईलाइट कर दिया, और जो मुझे फ़ायदा नहीं देता उसको हमने गलत या नुकसानदेह कर दिया। इसकी बहुत आम सी मिसाल ये है कि अगर घर में दो बहनें आपस में लड़ती हैं, एक छोटी बहन बड़ी बहन से बदतमीज़ी कर रही है, लेकिन वो छोटी बहन माँ के साथ अच्छा बिहेव करती है, तो माँ ये बोली कि चलो मेरे साथ तो ये ठीक है ना। हम बच्चों को घर में से ये तरबियत नहीं सिखाते कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, तमीज़ क्या है और बदतमीज़ी क्या है। हम उसको ये कन्वीनियंस सिखाते हैं कि अगर बेटा मेरा फर्मा बरदार है तो वो ठीक है, अब वो बाकी जो भी कर रहा है उस चीज़ से मुझे कुछ सरोकार नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी मिसाल को मज़ीद एक्सपैंड करूं, अगर हम बच्चे को आज के फ़ी ज़माना ये तरबियत देते हैं कि भाई हर एक के साथ अच्छे से पेश आओ, तो वो भी लोग उसका फीडबैक आपको ये देंगे कि भाई आप तो बड़ा दबी हुई पर्सनालिटी का बच्चा बना रहे हैं, यानी ये तो अपने हक के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाएगी। यानी देखें ना उन लड़कियों की जिनकी हम तरबियत करते हैं कि उन्होंने चाची को भी इज़्ज़त देनी है, फुप्पी को भी इज़्ज़त देनी है माँ बाप से, वो आगे जाके सास और नंदों के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो ये कंपस कैसे दिया जाए कि जहाँ तमीज़ का दायरा भी है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। देखिए, आपने खुद ये समझना है, हमने इस उम्र में, और हमने अपने बच्चों को ये समझाना है कि आपने असूल की बुनियाद पे ज़िंदगी गुजारनी है। आपने लोगों को खुश करने के लिए ज़िंदगी नहीं गुजारनी, लोगों से दब के नहीं गुजारनी, और लोगों पे हुक्मरानी करके भी नहीं गुजारनी। आपने अपने असूल बनाने हैं। 5 साल का बच्चा इतना सेंसिबल होता है कि आप उसके साथ बैठ के ज़िंदगी के असूल बनाएं। बहुत मिसाल से आम सा असूल ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो आप उसको जब बचपन से ये आदत डालेंगे तो वो अपने असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। उससे अब अगर लोग उससे नाखुश होते हैं या खुश होते हैं, ये बिल्कुल एक बात की बात है। हमारी शख्सियत में जो एक खौफ है ना कि मुझसे लोग नाखुश ना हो, मुझे नापसंद ना करें। स्टॉप रिवॉर्डिंग, यानी छोटा बच्चा जब कोई चालाकी करता है ना, तो शुरू में ठीक है आप मुस्कुराते हैं, जब उसने आपको आधा सच बताया, कोई बात छुपाई, लेकिन ये आप उसकी बुनियाद डाल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ होती है झूठ ना बोलना, एक दूसरी चीज़ होती है कि सच का साथ देना और पूरा सच बताना। हमारे माशरे में आधा सच बोला जाता है, और ये दिस इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम। आज हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया ताहिरा फॉर ऑलवेज बीइंग अ वॉइस ऑफ रीज़न। शुक्रिया फरहान फॉर बीइंग है। सफ़िया जी, ऑलवेज इन्जॉय योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का, आपकी मौजूदगी का। इसी के साथ जी हम अपने आज के प्रोग्राम के अख्तिताम को पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।